जब हम अपना टेंसर फ्लो जीएस या टेंसर फ्लो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो हम अपने छोटे मोटे मॉडल्स बना के उनको वेब ऐप या वैसे ही टेस्ट कर सकें। और बेसिकली वो भी जैसे जावास्क्रिप्ट का काम टेंसर फ्लो में चल रहा होगा, तो वहाँ हम इसको समझ सकें। तो हम शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से। जावास्क्रिप्ट जब हमारी इनिशियली क्रिएट हुई थी, वो हमारी वेबसाइट्स को लाइव या वेब पेजेस को अलाइव करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब कि हम वेब पेजेस पे कोई भी सिर्फ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे जो नाम बता रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, तो उसके प्रोग्राम को स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि हम HTML में कहीं भी लिख सकते हैं। वो बाद में देखेंगे, उसके भी कुछ तमीज से तरीके होते हैं लिखने के। और फिर वो क्या होता है, जैसे ही हमारा HTML का पेज लोड होता है, हमारी जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। तो जावा स्क्रिप्ट की और जावा की बात करें तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं अपना पेन ले आता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रहे। कलर, हाँ। तो जावा स्क्रिप्ट वर्सेस जावा, तो ये दोनों टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जो हमारे पास जावा है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो हम बेसिकली अगर बोले तो जावा को जावा स्क्रिप्ट कहते हैं क्यों? जब जावा स्क्रिप्ट बनी थी, इसका इनिशियल नाम था लाइव स्क्रिप्ट। ये उसको नाम दिया था। बस जिन दिनों में ये जावास्क्रिप्ट बनी थी, उन दिनों में ही हमारा जावा जावा का बहुत ज्यादा बूम था, या जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो इसके क्रिएटर्स ने सोचा क्यों ना हम इसके साथ जावा का नाम जोड़ दें, हो सकता है इसकी भी कोई वैल्यू बन जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जावा स्क्रिप्ट टोटली एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के तौर पे इवॉल्व हो गई, जिसके अपने अलग से स्टैंडर्ड है, जिनको हम ECMA कहते हैं। तो इसी की वजह से हम इसको एक्मा स्क्रिप्ट भी अक्सर औकात कह देते हैं। एक्मा स्क्रिप्ट। तो जावा और जावा स्क्रिप्ट का बस इतना ही लेना देना है। आज अगर हम आज के दौर की बात करें, तो हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है, वो सिर्फ ब्राउजर में नहीं चलती, बल्कि सर्वर्स पे भी चलती है। या अगर हम और स्पेसिफिक होकर बात करें, हमारी जावा स्क्रिप्ट हर उस जगह चलेगी जहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम हो, जैसे हम कहते हैं जावा स्क्रिप्ट इंजन। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जावा स्क्रिप्ट के इंजन है, या जिसको हम डिफरेंट नामों से देखते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो बेसिकली अब अगर हम ब्राउजर की बात करें, तो ब्राउजर में हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट चलती है, या ब्राउजर में जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इंजन एम्बेड होता है, उसे हम कहते हैं JS वर्चुअल मशीन, क्योंकि वो एज अ वर्चुअल मशीन काम कर रहा होता है। और अगर जैसे हमें सर्वर साइड काम करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं Node.js। तो ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी डिटेल्स है। अच्छा, हमारे पास इंजन कौन कौन से होते हैं, इसमें अभी तक किसी का कोई सवाल? मेरा ख्याल से नहीं नहीं। है। बस ठीक है, क्लियर हो जाओ। सही। मैं पॉइंटर ले आता हूँ और अपने इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा नहीं करके, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के इंजन कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये तो बेसिकली वही होगा कि जावास्क्रिप्ट कोड रन करने के लिए यूज होता है। हिस्ट्री वगैरह आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो जो हमारे पास इंजन है ना इस वक्त, वो कलर चेंज करके ले आता हूँ मैं। वो एक तो V8 है, जो कि हमारे पास गूगल क्रोम, ओपरा और एज पर यूज करता है। उसके बाद दूसरा जो मेजर है, वो हमारे पास है स्पाइडर मंकी, जो कि हमारे पास फायरफॉक्स मोज़रेला में यूज होता है। फिर उसके बाद एप्पल का अपना है, वो जावास्क्रिप्ट कोर के नाम से। और फिर हमारे पास चाकरा है, जो कि हम पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज किया करते थे। लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने एज के अंदर उसको क्रोमियम को, बेसिकली जो हमारे पास V8 है बेसिकली क्रोमियम है, तो हमने क्रोमियम को उसने एम्बेड कर लिया। तो उसके बाद से अब वो भी हमारे पास V8 का इंजन यूज करता है। ये हमारे पास इसके इंजन की बात हो गई। तो अब अच्छा, इंजन की बात हमने क्यों की? जब हम जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे होंगे ना,
तो वहां पे बाज दफा हमारे पास जैसे मेंशन होगा, V8 मेंशन होगा, स्पाइडर मंकी मेंशन होगा, तो फिर ये होगा कि हमारा ये फीचर किन किन इंजन के लिए वो है, अ, चलेगा। अभी फॉर अगर मैं मेरे पास स्पाइडर मंकी लिखा हुआ है और मेरे पास V8 लिखा हुआ है, समझ लीजिए मेरे पास कोई एक्स फीचर है। अब वो यहाँ पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है, या यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, या डॉट लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ इस पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा। ये अगर दोनों पे डॉट लगा हुआ है या दोनों पे टिक लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, दोनों पे सपोर्टेड है। तो ये बेसिकली इसका है। और फिर आर्किटेक्चरल लेवल पे भी बहुत सारे इसके डिफरेंसेस हैं, तो वो हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बेसिकली एक इंजन काम कैसे करता है, एक इंजन, अब खैर ये तो हम देख चुके हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम किस तरह कर रही होती है। तो इंजन बेसिकली इसका आर्किटेक्चर तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये बेसिकली काम क्या होता है, इसका सबसे पहला रोल होता है कि ये हमारे ब्राउजर में जो भी जेएस का कोड लिखा है उसको रीड करे। सेकंड नंबर पे इसका काम होता है कि ये इसको कंपाइल या कन्वर्ट करे इनटू मशीन कोड। अलग चीज आ गई, इनटू मशीन कोड, इनटू मशीन कोड। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये उस मशीन कोड को रन करे। अच्छा, सिर्फ इसका काम ये नहीं होता, इसका काम, इंजन का काम ये भी होता है कि ये इन तीनों स्टेप्स में ऑप्टिमाइजेशन भी लगाए। ये जारी बात है, जब आपका रीड होना तो कोड इस तरह से रीड हो कि वो ऑप्टिमाइज वे में रीड हो। आपको जब कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन के दौरान ऐसे काम हो कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो एफिशिएंटली कन्वर्ट हो। और जब रन करना है तो जारी बात है, रन तो आपकी उसकी बेस पे हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये आपका एनालाइज भी करता रहेगा कोड को साथ के साथ। अच्छा, अब हमने देख लिया यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो अब दो तरह की जावास्क्रिप्ट होती है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, एक हमारे पास चलेगी ब्राउजर पे, और एक चलेगी नॉन ब्राउजर। अब इन दोनों में हमारे पास फर्क क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एक या अगर मैं ये कह सकूँ कि हमारा इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट क्या क्या काम करता है, तो वो हम देख लेते हैं। हमारा जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, ये इसको हम सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे लो लेवल डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब लो लेवल में जाके हमारी मेमोरी या सीपीयू को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो इनिशियली क्रिएट किया गया था, ये ब्राउजर्स के लिए क्रिएट किया गया था, ये इस काम के लिए क्रिएट नहीं किया गया। वो अलग बात है कि जावास्क्रिप्ट की जो कैपेबिलिटीज हैं वो उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है कि जहाँ ये चल रहा है। मतलब अगर मैं नोड जेएस की बात करूँ, तो नोड जेएस में ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि हमें जावास्क्रिप्ट को रीड और राइट फाइल्स करने में भी मदद करता है। हमारे पास नेटवर्क की ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिकिंग में भी काम आता है, और भी इसके बहुत सारे काम। तो इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट जो है वो हर वो काम करेगा जो कि हमारे वेब पेजेस को मैनिपुलेशन करने के लिए यूज होंगे, वेब पेज और यूजर्स के इंटरेक्शन के लिए यूज होंगे, और हमारा जो वेब सर्वर है उससे कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे। तो बेसिकली हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट की, वो ये है कि वो किसी भी न्यू एचटीएमएल पेज को ऐड कर सकता है, एग्जिस्टिंग पेज के कंटेंट्स चेंज कर सकता है, और उसके स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है, या कंटेंट को ही मॉडिफाई कर सकता है। वो जो भी हमारा यूजर एक्शन कर रहा है, मतलब कोई माउस पे क्लिक कर रहा है या कोई की प्रेस कर रहा है, उस पे कोई एक्शन अगर लगाया में हमने वो परफॉर्म करे, वो रिक्वेस्ट एक नेटवर्क के ओवर आपकी रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी रिमोट सर्वर से चीजें डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने के लिए। उसके लिए हम एग्जेक्स और कॉमेट ये यूज कर रहे होते हैं, ये आगे देखेंगे। फिर हम गेट और सेट, मतलब हम कुकीज सेट कर सकते हैं, यूजर से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे बाद वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे होते हैं तो हमसे चीजें पूछते हैं। और हम क्लाइंट साइड पे डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि लोकल स्टोरेज है, जो कि हमारे ब्राउजर में नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास ये है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो, जो ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट है वो क्या नहीं कर सकती। तो अच्छा, इन चीजों को हमने या जो जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर्स है उन्होंने इसलिए लिमिट किया है ताकि कि आपकी यूजर की सेफ्टी रहे। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो पेज है वो हमारी इजाजत के बगैर, अब ये हो गया कि हमारी इजाजत के बगैर
वो डायरेक्टली आपकी हार्ड डिस्क में कोई चीज कॉपी नहीं कर सकता, वहां पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, या कोई भी ओएस के फंक्शनैलिटी को डायरेक्ट जाके नहीं कर सकता। हालांकि हमारे जो मॉडर्न ब्राउजर हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हम फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं, बट एक्सेस लिमिटेड होता है, और अनटिल जब तक हमारा यूजर उसकी एक्सेस प्रोवाइड ना करे तो ये नहीं करता। अच्छा, जिनमें अगर फाइल की ऑपरेशन की बात करें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की हम फाइल यूज कर रहे होते हैं, ये एक कॉमन सी चीज है इसके अंदर। फिर दूसरा, कैमरा और माइक्रोफोन्स की डिवाइसेस से जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी अगेन यूजर्स की परमिशन के बगैर नहीं होता। तो जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड पेज है, ये डायरेक्टली आपकी किसी चीज में स्नीकिंग नहीं कर सकता, आपके वेब कैमरा में स्नीकिंग नहीं कर सकता, या आपकी सराउंडिंग में कोई चीज भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट टैब्स खुले हुए हैं, मैं पॉइंट में आ जाऊँ। अब बिल्कुल जैसे मेरे पास ये एक टैब खुला है, ये एक टैब खुला है, ये टैब खुला है, तो इनमें से कोई टैब भी आपस में एक दूसरे से उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करता, या इन जनरली अगर मैं बात करूँ, ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा होता है। अगर ऐसा कुछ करना हो तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पॉलिसी कहलाती है, मैं इसको लिख लेता हूँ, सेम क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी। अगर हमें दो टैब्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो इसके थ्रू करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एक स्पेसिफाइड जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं जो कि दोनों के अंदर होता है, और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों पेजेस को एग्री करना होता है वो किस टर्म्स पे डेटा एक्सचेंज करेंगे। ये हम बाद में आगे जाके इसको देखेंगे अभी कि हम कैसे इस तरह कर रहे हैं। तो बेसिकली ये यूजर की सेफ्टी की होता है। बिल्कुल अगर मैंने एक टैब में जीमेल खोला हुआ है और दूसरे में फेसबुक खोला हुआ है, तीसरे में कोई XYZ प्रोफाइल खोली हुई है, अगर ये आपस में एक दूसरे का डेटा रीड करने लग जाए तो ये बड़ा मसले वाला काम है, और काम को खराब करने वाला काम हो जाए। तो इसलिए ना हमारे जो जावास्क्रिप्ट का जो ब्राउजर्स होते हैं वो इस तरह के कुछ रूल्स को फॉलो लाजमी करते हैं। अभी तक कोई सवाल इसमें? ये पॉलिसी क्या होती है फिर? ये पॉलिसी, मैंने क्या बोला, इसके कोई जावास्क्रिप्ट के नहीं कोड्स लिखे होते हैं अंदर। तो ये जब हम आगे जाके देखेंगे तो इसको किस तरह करना है। तो बस ये एक पॉलिसी है जिसकी बेस पे ये आपस में, और जो भी होंगे, जो भी दो पेजेस होंगे या दो से ज्यादा होंगे, उनको आपस में एग्री करना चाहिए कि वो इस टर्म्स पे अपनी डेटा एक्सचेंज करेंगे। वो फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह होगा। अभी नहीं, वो आगे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स में जाके होगा, जहाँ हम एसिंक्रोनस वगैरह देखेंगे। और कोई का सवाल? और बस इसकी जो पीछे आपने बताया जावास्क्रिप्ट के बारे में कि वो हम्म। रन दो डिफरेंट जगह पे होता है, उसकी समझ नहीं आई। देखिए, जावास्क्रिप्ट दो डिफरेंट जगह पे रन होता है, एक हमारे ब्राउजर में और एक हमारे सिस्टम पे। सिस्टम पे कैसे रन होगा, सिस्टम पे हमें ये रन करने के लिए यूज करते हैं Node.js। ये बेसिकली आपका सिस्टम, या आप सर्वर साइड कह लेंगे, उसके लिए इस्तेमाल होता है। हमारा जो ब्राउजर में होता है वो बेसिकली नॉर्मल वाला है। फिर हम आगे भी देखेंगे, हमारे पास फिर आएंगे कॉमन जेएस और MJS, इनमें क्या फर्क होता है, फिर ये उस वक्त ही आपको क्लियर हो जाएगी चीज। अब देखें, आपके पास जावास्क्रिप्ट तो दो तरह है ना, आपने सर्वर साइड पे भी लिखी हुई है कुछ उसकी लॉजिक्स वगैरह, कुछ लॉजिक्स वहां इंप्लीमेंट हुई है, तो वो कैसे होंगे, वो ब्राउजर में तो नहीं होंगे। अब ब्राउजर में जो आपने लिखा है जावास्क्रिप्ट, वो दोनों अलग अलग है। अच्छा, ये जो जावास्क्रिप्ट है ये इसी तरह की लैंग्वेज है जैसे पाइथन में हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा बिल्कुल लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली फिर सिमिलर है, फंक्शंस कोई भी कोई होते हैं और सारा कुछ? सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ओके। क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें पाइथन की तरह ही समझ में आएंगी, क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है। इसमें भी फिर इसका मतलब है कि विजुअलाइजेशन होती होगी? सब, लेकिन ये बेसिकली ये इस काम के लिए नहीं बनी, हो जाती है, लेकिन ये इस काम के लिए नहीं, इसका काम तो कुछ बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, मेनली तो ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, ऐसे है? नहीं, नहीं, फ्रंट एंड बैक बैक एंड? एंड दोनों में काम आएगा। फ्रंट क्या एंड बैक एंड मतलब है कि ये तो एंड फिर पाइथन का तो फ्रंट एंड में कोई काम नहीं है? पाइथन का जेंगो और दूसरी चीजें फ्लास्क वगैरह इनमें काम होता है।
ओके। अब पाइथन का ठीक देखिए है। मेन यूज क्या है, आपका एआई में यूज है। अब एआई में हमें जावास्क्रिप्ट तो नहीं घुसा सकता ना। अब देखिए जैसे हम टेंसर फ्लो जेएस की बात कर रहे हैं, तो टेंसर फ्लो में बेसिकली काम तो कहीं ना कहीं पाइथन के थ्रू ही हो रहा होगा, लेकिन इसकी कन्वर्जन जेएस के थ्रू होके फिर हम मॉडल डिप्लॉय करेंगे। अब मॉडल जब आपने अगर डिप्लॉय करना है, तो उसको अगर हम उसमें देखें, जुपिटर नोटबुक में देखें या कोलैब में देखें, कोलैब वगैरह में आपको कैमरा एक्सेस वगैरह इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे आपने सिर्फ ब्राउजर में उसकी एप्लीकेशन रन करनी है, कैमरा एक्सेस देना है और आपका काम शुरू हो गया। तो प्रिडिक्शन वगैरह और वो सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ना, ये आज के दौर में आपके लिए मस्ट है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए इन सब चीजों के साथ। अच्छा, अभी जो बात आपने बोली है कि पाइथन बेसिकली हम कोड पाइथन में करेंगे और उसको कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट में करके फिर रन करेंगे मॉडल्स ऐसे ही के होता है, लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, मॉडल जैसे ही होता है। ठीक है। और इसकी और भी बहुत ये तो मैंने बिल्कुल बहुत ही अजीब सी बात कर दी, लेकिन जब वो टेंसर फ्लो जेएस पढ़ रहे होंगे ना, तब वहां ज्यादा आप लोगों को आइडिया होगा कि बेसिकली यहाँ काम कैसे चल रहा हम्म। बेसिकली अभी के लिए हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरफ काम करती है। है। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप हम्म। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपके जो फ्लटर है या कोटलिन हो गई, ये सारे बेसिकली वो आपके ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज है। ये एट द एंड ऑफ द डे जाके जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल होगी। अगर आपको हम्म। जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो भले आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें या नेक्स्ट जेएस पढ़ लें, आपको कोई फायदा नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे इनको कन्वर्ट तीन फाइलों में होता है, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जेएस। और जीएस में भी अगर आपको फंक्शनैलिटी अच्छी पता होगी, तभी आप फ्रेमवर्क्स पे तमीज से काम कर पाएंगे। हम्म। और इसमें आप शाहनवाज भाई विजुअलाइजेशन कह रहे थे, इसमें विजुअलाइजेशन से ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग का काम ज्यादा करती है मेरे ख्याल से। नहीं, लॉजिक बिल्डिंग वगैरह और चीजें हैंडलिंग ये अभी जब चलेंगे ना, फिर पता चल जाएगा। विजुअलाइजेशन भी कुछ ना कुछ होगा, मैंने देखी है होगा, बुक्स, लेकिन वो लेकिन इतना इसमें मैंने यूज होते देखा नहीं है आज तक, वो खास। ये विजुअलाइजेशन तो पता है पाइथन में होता है। इसमें विजुअलाइजेशन पता है किस तरह हो सकती है। आप वेब वो वेब सीएसएस। ऐप, हाँ आप वेब ऐप बनाएं और वेब ऐप बना के हम्म। उसमें आप सीएसएस विजुलाइज वगैरह कर सकते उसके उसके लिए सीएसएस यूज हो जाती है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस तरह ही होगा, उससे ना फिर आसानी से काम भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे जावा स्क्रिप्ट यूनिक क्यों है, इसके अगर मैं बोलूँगी बेसिकली तीन चीजें हैं जो इसको बिल्कुल ही अलग बना दी। एक तो इसमें आपकी HTML और CSS की इंटीग्रेशन फुली इंटीग्रेटेड हो सकता है, चीजें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं इसके अंदर। और मेजॉरिटी ब्राउजर में ये सपोर्टेड और इनेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट, सब में नहीं होती, कुछ में करनी पड़ती है। तो ये तीन चीजें सिर्फ इसलिए जो आपकी अल्लाह भला करे आपका जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में है। अब अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट को मजीद यूनिक क्या चीज बनाती है, वो ये बनाती है कि इसके जो भी टूल्स हैं जो आपको वेब ब्राउजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं आप, सर्वर्स बना बना सकते हैं इसके अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और आप वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये इसके, बल्कि अगर रिएक्ट नेटिव की बात करें उस पर, तो आप iOS की एप्स भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की असल कोर ताकत ये है। तो अब बात फिर वही है कि बहुत सारे लोगों को जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पसंद नहीं करता, या उनको सूट नहीं करता, या लोगों को अलग फीचर्स चाहिए होते हैं। तो फिर उसके लिए अब ये थोड़ी कि अब हर हर एक की पसंद की चीजें लैंग्वेज में डाली जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नई लैंग्वेजेस इन्वेंट होती हैं जिनको हम ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज क्या करते हैं, ये रन होने से पहले स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मॉडर्न टूल्स में, अब मॉडर्न टूल्स में हमारे पास ये फायदा हुआ है कि वो ट्रांसपाइलेशन का जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि मैं कोड सपोज पाइथन में लिख रहा हूँ, उसको मैं कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट में कर सकता हूँ, जिसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करते हैं आपकी मैं लिख देता हूँ। ये आपको पाइथन से जेएस में करने का काम देते हैं। फिर हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट आ जाता है, जो कि आपके इसके अंदर टाइप सेफ्टी ले आता है। उसके बाद फ्लो, जो कि आई गेस फेसबुक वालों ने बनाई है, फेसबुक वालों की बनाया हुआ ये है। और उसमें कुछ फीचर्स वगैरह और कुछ डिफरेंट चीजें ऐड कर देते हैं। फिर डार्ट आ जाता है, जो कि फ्लटर वगैरह में काम आता है हमारे पास। फिर कोटलिन आ जाता है, जो हमारे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में यूज होता है। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज है जिसके बारे में हम
कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सवाल अभी तक किसी का? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ तो हो गया। इसके बाद जो हम जो कुछ भी करेंगे ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल्स होंगे। हम इसमें बेसिक से एडवांस या इंटरमीडिएट चीजें कवर कर देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसे रिसोर्सेज भी पता होने चाहिए कि जहाँ कल को हमें कोई चीज़ ढूंढनी पड़ जाए तो हम उसको कर लें, जिसमें हम मैनुअल्स एंड स्पेसिफिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। मैनुअल्स एंड स्पेसिफिकेशन दोनों अलग चीज़ है। अगर स्पेसिफिकेशन में हम बात करें तो मैंने मेरे ख्याल से पेज खोला हुआ है यहाँ पे, मैं इसको ले आता हूँ। हाँ, तो ये जो हमारे पास ECMA 262 है, ये हमारे पास मोस्ट इन डेप्थ डिटेल और फॉर्मलाइज इंफॉर्मेशन आपको जावास्क्रिप्ट की मिल जाएगी। जब अगर फॉर्मलाइज है तो उसका क्या मतलब है, ये बहुत डिफिकल्ट होगी टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। कोई बिगनर अगर इसको देखना चाहे उसके नहीं होगा, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है जहाँ से आप जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई भी मालूमात दे सकते हैं, उसकी कोई भी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। अगेन, ये हर दिन के यूज के लिए नहीं है, मतलब ये अब जैसे कोई भी नया वर्जन आया है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हमारे पास एक और वेबसाइट इसकी आती है इस नाम से, एक मिनट में देख लूँ। नीचे आ जा भाई। हम्म, तो ये हमारे पास इसके आगे, इसमें जो भी हर साल आपके पास नया वर्जन रिलीज होगा उसकी सारी यानी जो भी कॉन्फ्रेंसेज या इसके रिसर्च पेपर्स आते हैं उसके उसकी बेस में आपके पास क्या स्पेसिफिकेशन आई है वो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती है। इसमें भी अगर मैं देखूँ स्लैश ECMA 262 लोड हो क्या है, तो बेसिकली इन जगहों पे ना आपके पास सारी वो आ जाएंगे कि किस साल आपके पास क्या चीज़ ऐड हुई है, हम उसको ना वहाँ जाके देख सकते हैं। वर्जन कौन सा चल रहा है, क्या है, जैसे आईगमा 2024 में क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगी, 15th एडिशन आ गया है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी वो फिर हम इसकी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी फिर हम इसके वो ये गिटहब से सारा जाके कुछ भी जावा के रिलेटेड है ये दोनों वेबसाइट्स? जी जावास्क्रिप्ट, टोटली जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एक्मा असल में जावास्क्रिप्ट का जो एक्मा स्क्रिप्ट है ना, तो इसलिए जो भी एक्मा के जो स्टैंडर्ड्स आते हैं या जो प्रपोज स्टैंडर्ड आते हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं। अब देखिए जैसे हम स्टेज 4 में आ गए हैं, तो अब स्टेज 4 के जो प्रपोजल हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर जो इनकी जो भी ईयरली कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है उसमें फिर चीज़ों को फॉर्मलाइज करके ये स्टैंडर्ड्स को रिलीज कर देते ठीक हो गया। हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैनुअल्स की बात आ जाए तो मैनुअल्स में सबसे बेहतरीन या सबसे ऑथेंटिक जो है हमारे पास MDN। MDN में आप जाएं, MDN में जावास्क्रिप्ट चलाएं, ये आपको सब कुछ मिलेगा। बिगनर टू एडवांस एक एक चीज बहुत तमीज तरीके से एक्सप्लेन हर तरह से आपको मिल जाएगा। वो जो एक्मा स्क्रिप्ट की जो सारी वो मैंने बताई वो सारी यही यहाँ पे भी दी है। प्रपोजल जो आपके नए फीचर्स होते हैं वो भी यहाँ पे दिए हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से है। अगर आपको वो देखना है तो यहाँ से देखिए। कोई भी चीज लिखनी है, सपोज मुझे ये देखना है कि मेरे पास MDN डेटा टाइप्स, तो मेरे पास ये देखिए पूरा एग्जैक्टली मेरे को आ जाएगा। आपने MDN लिखना है और इसके आगे पूरा नाम लिखना है, वो आपको बता देगा कि ये इस तरह है, फिर ये इस तरह की चीजें आ गई, फिर प्रिमिटिव वैल्यू बताएगा नॉन। अच्छा, यहाँ पे वहां पे हमने क्या पाइथन में देखा ना, हमारे पास स्केलर एंड नॉन स्केलर था। यहाँ पे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप होती है। प्रिमिटिव वो होती है जो आपके पास बाय डिफॉल्ट होती है, नॉन प्रिमिटिव वो होती है जो हम बाद में बनाते हैं। तो ये सारी आपके पास आ जाएंगी। फिर हमारे पास एक और वेबसाइट आती है, क्या नाम था उसका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने बात की थी कि हमारे इंजन में कौन सी चीज़ कहाँ सपोर्ट करती है, तो वो बेसिकली यहाँ पे इस वेबसाइट से आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा, मतलब मेरे पास क्रोम है तो अगर क्रोम भी मेरे ख्याल से
किस डिवाइस पे चल रहा है, तो उसके पास कौन सा फीचर अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ये बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी आपकी डेवलपमेंट को या आपके लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है, और जो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा उसमें भी ये बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से काम करने में आपको मदद देती है। एक और भी है मेरे ख्याल से, मैं अगर मुझे सही याद आ रहा हो तो, हाँ, तो ये हमारे पास कंपेटेबिलिटी टेबल टेबल आ गई। ये फुली लोड हो गया तो फिर देखते हैं। हाँ, अब ये रहेंगे हमारे पास ब्राउजर्स आ गए कि कौन सा फंक्शन कहाँ है। ये जारी बात है, जब बाद में पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे एरो फंक्शन है तो कहाँ, जो लाल है उसमें अवेलेबल नहीं होगा, जो ग्रीन है उसमें सपोर्टेड है, जो पीला वाला है मेरे ख्याल से उसमें डेप्रिशिएटेड होगा। ये देखें, बल्कि नहीं सॉरी, ये आपके देखें वो V8 आ गया, स्पाइडर मंकी आ गया, जावास्क्रिप्ट कोर आ गया जो कि उसका अल्लाह वाला करे, एप्पल का चाकरा आ गया, चाकरा एन आ गया, KGS, फिर ये इस तरह के बहुत सारे इंजन है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी चीज़ कौन से इंजन पे सपोर्टेड है। ये हम कंपेटिबिलिटीज वगैरह यहाँ से निकालते हैं। फिर हमने फिर जो सबसे मेन चीज़ आती है कि हम बेसिकली इसको काम कहाँ करेंगे। कोड एडिटर या आपका कंपाइलर वो ऐसी जगह होती है जहाँ हम कोई भी प्रोग्रामर अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। हमारे पास दो तरह के कोड एडिटर्स होते हैं, एक आपके आईडीज कहलाते हैं और एक लाइट वेट एडिटर्स कहलाते हैं। आईडीज क्या होते हैं, इसके अंदर आपके पास सब कुछ होता है, कंपाइलर भी मिलेगा, आपको अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, आपके पास यूआई होगी, आपके पास इंटेलिजेंस होगा, सब कुछ होगा। अगर मैं आईडी की बात करूँ तो वेब स्टॉर्म हो गया और विजुअल स्टूडियो हो गया, ये आपके पास आईडीज में आ जाते हैं। कोड एडिटर्स में बात करूँ तो आपका VS कोड आ जाता है। VS कोड बेसिकली आपका एक फीचर इंग्लिश टेक्स्ट एडिटर है, लोग अक्सर उसको आईडी बोल देते हैं तो बेहतर नहीं है इसकी बात करें। फिर सब लाइन टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, नोट पैड प्लस प्लस आ जाता है, विम, ई मैक, ये बहुत सारे होते हैं। अगेन इसमें कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है, जिसको जो पसंद है वो इस्तेमाल करे। मैं ज्यादातर VS कोड इस्तेमाल करता हूँ, इससे पहले एटम इस्तेमाल करता था, एटम की सपोर्ट खत्म हो गई है, तो अब एटम के यूजर्स भी विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गए हैं। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जब भी अगर हमारे पास वेबसाइट पे कोई भी एरर आता है तो हमारे पास वेब पेज पे कुछ भी शो नहीं होता। हमारे पास जो चीजें शो होती हैं वो हमारे पास शो होती है डेवलपर कंसोल पे। इसके लिए हम यूज करते हैं, ये हमारा डेवलपर कंसोल आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास जो भी एरर्स होंगे वो इसके अंदर आ रहे होंगे। तो हमें ये देखने, अब अगेन देख, हर ब्राउजर के लिए अलग अलग, एक क्रूम का अलग है और फायरफॉक्स का अलग है। मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो दो ब्राउजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है, आपके फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। तो जिसका जो दिल चाहे वो यूज करे। मुझे काफी अरसे के बाद ये समझ में आया कि फॉक्स बेहतर है यूज करना। वो क्यों, वो हम इसी में काम करते हुए देख लेंगे क्यों बेहतर है। तो मैं बेसिकली फायरफॉक्स यूज करता हूँ। बाकी आप फायरफॉक्स, एज हो गया, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फायरफॉक्स और क्रोम यूज करने का क्या फायदा है, दोनों अलग अलग इंजन है जो हमने देखा था। इसमें स्पाइडर मंकी चल रहा है, उसमें V8 चल रहा है, तो हम कंपेटिबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए भी अक्सर औकात होता है लोग एक से ज्यादा ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। अगर आपने क्रोम पे चेक कर लिया तो आपको ब्रेव, एज हो गया, क्रोमियम हो गया, और आपका अल्लाह भला करे ओपेरा ब्राउजर हो गया, इनको कोई टच करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारे सेम है। सफारी में सफारी सिर्फ भी ये तो होता है। है। हाँ, मैं सफारी पे आ रहा हूँ। सफारी सिर्फ मैक स्पेसिफिक है, तो वो विंडोज पे इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, सफारी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सफारी के लिए आपको सेटिंग्स में जाके, एडवांस सेटिंग में जाके डेवलपर टूल्स को इनेबल करना पड़ता है, तब जाके आपके फिर ये डेवलपर टूल्स खुलते हैं। वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होते, हमें इनेबल करना पड़ता ओके। है। कोई सवाल यहाँ तक अभी तक? ये जो टेबल में वैल्यूज लिखी हुई है 0/17, इसका क्या मतलब है? अभी इग्नोर करें, अभी इग्नोर करें, बस अभी आपको अभी तक कुछ नहीं पता इन चीज़ों का। ओके। तो अब हम शुरू करते हैं अपना। सही है, अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आएंगे अपने फंडामेंटल्स में, कि हमारे पास फंडामेंटल्स क्या है। तो अब हम टोटल जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है हम उसकी तरफ देखेंगे, हमारा एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, हमें कोड किस तरह रन करना होता है, कोड रन करने के तरीके क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ चला गया, इधर आ, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने देखेंगे हम अपनी जावास्क्रिप्ट को कैसे चलाते हैं, अपने वेब पेज से अपनी स्क्रिप्ट को कैसे अटैच करते हैं, या हम दो दो तरीके देख लेंगे। अभी अभी हम ये देख लेंगे, एक तो हम ब्राउजर बेस कैसे चलाते हैं, और एक हमारा जो सर्वर बेस कमांड होती है वो कैसे चलती है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले एक फाइल बना लेते हैं इसी फोल्डर के अंदर, index.html। मैंने index.html बना लिया, मैं इसको अपना स्निपेट लिया तो मेरा स्निपेट आ गया। मैं डिवाइस विड्थ छोड़ दूंगा अभी, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा सेक्शन 1 आ गया। अब हमारे पास स्क्रिप्ट आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम अल्लाह भला करे आपका वो भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल जो हमने देखा था वो भी देख लेंगे। तो सबसे हम सिंपली काम कर लेते हैं, इसमें अलर्ट करवा लेते हैं। अलर्ट आ गया, अलर्ट में हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अब ये अच्छा, मैंने ना यहाँ पे देखिए इसको ऑटो सेव इनेबल किया हुआ है, तो इसलिए ना मैं मुझे बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सेव हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे, जो हमने कल अपनी ये इंस्टॉल की थी। तो अब ये मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कोई मसला है इसमें? हमारे पास जब पुराने मार्कअप्स होते थे, अगर मैं पुराने अभी जो हमारे पास करंटली HTML है, हम HTML5 में काम कर रहे हैं। इससे पहले जब हमारे पास HTML4 होती थी, तो हमें स्क्रिप्ट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स लाजमी देने होते थे। एक टाइप का, टाइप में ये बताया जाता था कि आपने क्या इसमें, नहीं आपकी वो लैंग्वेज कौन सी होगी, ये नहीं, डॉक्यूमेंट की टाइप क्या होगी, और उसके बाद आपके पास एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट होता था जिसमें ये बताया जाता था कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। अब ये दोनों, क्योंकि अब हम HTML5 में आएगा, तो ये इस इन दोनों एट्रीब्यूट्स की हमें कोई जरूरत नहीं। ये हो गया हमारे पास। अब मैं ये स्क्रिप्ट के अंदर क्यों लिखना जरूरी है? स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तभी तो इसको पता लगेगा ना कि ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। अगर मैं स्क्रिप्ट के बाहर लिखूँ वो कुछ तो करेगा नहीं, वो HTML के तौर पर इसको ट्रीट करेगा। अगर मैं इसको ऐड उड़ा दूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये देखो मेरे पास ये एज HTML एलिमेंट, ये एज टेक्स्ट रेंडर हो गया मेरे पास। स्क्रिप्ट इसको ये बताता है कि मेरे पास भाई स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है इसके अंदर। तो ये हो गया। अब हमने कल क्या देखा था, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हमने कल क्या देखा था, हम इसको एक एक्सटर्नल फाइल भी दे सकते हैं, SRC। मैं देता हूँ app.js। अब मेरे पास app.js क्रिएट नहीं है, इसको क्रिएट करने का एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड ही होता है। मैं कंट्रोल और क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि भाई मेरे पास नहीं है। तो वो क्या करेगा, क्रिएट फाइल। तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं इसके अंदर अगर वही काम लिखूँ, अलर्ट, अलर्ट का क्या मतलब है? अभी बस फिलहाल देखते जाए, हमें आउटपुट देखना है। ये देखिए, इस तरह हमारे पास कुछ ब्लॉकिंग कोड आ रहे होते हैं। जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं तो एक वो हमारे पास पॉपअप आ जाता है, इसको ये देखिए, जैसे रीलोड किया ऐसे हमारे पास बाज़ दफा आ जाते हैं ना। तो ये बेसिकली अलर्ट ये काम करता है, आपको शो कर रहा है चीज। अलर्ट और कंसोल में फर्क होता है, वो फिर हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। हाँ, एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम ये भी करें, मैं अपने कोड VS कोड में आ जाता हूँ वापस, कि HTML की फाइल में, हाँ अब मैं बेसिकली यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ, और इसके दरमियान में कोई ये लिखना शुरू कर दूँ। तो बेसिकली ये हमारा काम ऐसे नहीं चलता। हम खाली या तो आ, वो करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, या हम खाली इसकी सोर्स फाइल देंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे हमने ये स्क्रिप्ट का टैग देखा, हम बहुत ही कोई सिंपल सा जो स्क्रिप्ट का कोड होता है वो हम सिर्फ HTML ईमेल में लिखते हैं, वरना बाकी जितना भी हमारा कोड होता है हम उसको सेपरेट फाइल में लिखते हैं। सेपरेट फाइल में लिखने का फायदा क्या होता है कि जब भी हम अपनी कोई भी वेब पेज लोड करते हैं तो वो उसके कैशे में स्टोर हो जाता है। तो वो क्या होता है, फिर अगर हम दोबारा उस पेज पे जाते हैं तो हमें दोबारा से उसको नहीं करना पड़ता, वो लोकल मेमोरी से ही हमारे पास रेंडर हो जाता है।
जिसकी वजह से हमारा जो ट्रैफिक होती है वो रिड्यूस हो जाती है और हमारा जो पेज है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सही तो हो गया। अगर वो न्यू फाइल क्लोज कर दें तो फिर, मतलब न्यू फाइल क्लोज कर दें, आपके मतलब ब्राउजर जैसे के कैशे में तो आ गया। जब तक आपका कैशे इंटेक्ट है, आपने क्लीन नहीं किया, तो वो फाइल वहां रहेगी। चाहे हम VS कोड के अंदर से क्लोज कर दें? हाँ हाँ, को रहेगी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ओके। तो बेसिकली जो हमने ये बात की ना, ये बात हमने उसके लिए की है कि हमारी ऐप कहीं सर्वर पर डिप्लॉय है। जैसे हमने गूगल खोला, गूगल के अलावा कोई XYZ वेबसाइट खोली, तो उसका जो JS का कोड होगा ना, अगर मैंने एक्सटर्नल फाइल होगा तो कैशे में आ जाएगा। जब कैशे में आ गया तो मैं दोबारा लोड करूंगा ना, तो उसको कैशे लोड डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। कैशे में से वो अपना JS उठाएगा और चला देगा। ठीक हो गया। ठीक है। इस केस में अब क्या होगा, जब हमने ये दोनों चीजें दे दी हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला कोड है ये इग्नोर हो जाएगा, और ये जो हमारी सोर्स फाइल चलेगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम खाली या तो एक चीज यूज करें, ये या तो हम इंटरनल JS यूज करें या एक्सटर्नल JS यूज करें। ठीक हो गया। हम मल्टीपल JS भी यूज कर सकते हैं, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोग का काम है, अब आप लोग को लिखें कोई भी एक पेज बनाएं या कुछ भी करें, जिसमें आप ये लिखें कि अ, कुछ भी लिखें कि आई एम जावा स्क्रिप्ट या कुछ भी करें। अच्छा, इसको चलाने का ना एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ है, जो मैं अक्सर औकात यूज़ कर रहा होता हूँ। अगर आपको लोकल सिस्टम में काम नहीं करना, तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ चलेगी। हाँ, ये हमारे पास ये कोड पेन के नाम से होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आप जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो आपको उसी तरह चलती हुई मिलेगी। तो इसीलिए एक्सरसाइज के तौर पे कर लें कि आपको एक पेज लोड करना है जिसपे वो शो कर रहा हो आई एम जावा। फिर आपने एक लोकल से करना है, एक एक्सटर्नल से करना है, बस छोटा सा काम है। मैं तो फिर इसको, लोकल से करना है, सर्वर से करना है, क्या मतलब एक VS कोड में हम लिखें कोड? एक आप लोकल HTML की फाइल में करेंगे और एक एक्सटर्नल फाइल बना के करेंगे। अच्छा। ओके।
ये बना बना टेम्पलेट यूज किया। पिछले तो मैं इधर आया उसने पहले ही कोड लिखा हुआ था। और चलो ये कोई मेरे नहीं। ख्याल में ना ये तीनों चीजों को आपस में इसने लिंक किया हुआ है यहाँ पे। हाँ वो बैक एंड पे लिंक दो, आप तीनों में क्लिक करके तीनों को उड़ा दो। कंट्रोल ए बैक स्लैश खत्म। अच्छा मैं न्यू बना लूँ, ओके। नहीं नहीं, क्लीन कर लें, क्लीन कर दें कोड को, कोई मसला नहीं। अच्छा इस सारे को मैं क्लीन कर देता हूँ, ओके। इसको भी क्लीन कर दो, इसको रहने देते हैं मेरे को। अच्छा अब इसको भी क्लीन कर दो। इसको फिर ये लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं आया। अलर्ट लिखना था यहाँ पे शायद, कुछ भी नहीं आया। कंसोल डॉट लॉग। ये क्या हुआ? वांट टू रिमूव द हेडर। ऐसे नहीं था, क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे तो आ कंसोल रहा है। खोले ना आगे। हाँ तो आगे जाओ, सही ओके हो तो गया। अच्छा इसको मैं मिटा दूँ फिर। वो तो कमेंट है, उस कमेंट का थोड़ी कुछ है। अच्छा ये, अच्छा ये फॉर्मेट होता है इस तरह, ओके। अच्छा इसमें लेटेक्स क्या ऐसे सीन है, ओके। लेटेक्स में सिंगल जितना। मल्टी लाइन कमेंट्स। अच्छा तो ये बार बार क्यों आई जा रहा है? बस वो आएगा, आपने क्लीन नहीं किया ना, अपनी क्लियर करेंगे तो एक दफा आएगा, जो एक दफा आ गया वो रह गया। फिर आएगा फिर ऐड करता जाता है, वो साफ नहीं करता। चले ये हो गया क्लीन आपका, कैसे? चले अब नीचे क्लियर लिखा हुआ आ रहा है ना, सबसे नीचे कॉर्नर, राइट साइड पे, हाँ ये जहाँ ओके। क्रॉस है, क्रॉस, हाँ क्लीन हाँ करेंगे तो फौरन चले। ठीक है। पर कर तो स्टॉप स्क्रीन शेयर या? हाँ कर दें स्टॉप कर दें। इधर इसको कैसे? हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम ये दे देंगे सर्वर, एक मिनट शेयर कर लो, फिर उसके बाद जो करना होगा करेंगे। अच्छा अगर अब मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग भी resume कर लेते हैं। अच्छा अब हमारे पास जो जेएस की देखें यहाँ पे फाइल बनी हुई है। बेसिकली अगर मैं सर्वर साइड काम कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे रन करूंगा। हमारे पास पहले इंस्टॉल होना चाहिए नोड जेएस, मेरे पास नोड जो है जेएस इंस्टॉल्ड है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, नोड स्पेस फाइल का नाम, और मेरे पास ऐप डॉट जेएस है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो जो हमारा सर्वर साइड काम हो रहा था वो फिर इसका रहा हो रहा। तो अब देखिए हमारे पास, हमने नोड जे अपना जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर में भी चला के देख ली, और दूसरे साइड नोड जेएस के एनवायरनमेंट में भी चला के देख ली, दोनों में डिफरेंट। तो इसको हम करते हैं बंद। अब आ जाते हैं हम अपने कोड स्ट्रक्चर की तरफ। तो हाँ, अब हम लोग को तो जारी बात है कोड से फेमिलियर है, तो जल्दी जल्दी बस करते हुए निकल जाएंगे। स्टेटमेंट्स कोई बता सकता है क्या होता है? इसकी फील्ड है वो बताएगा। बेसिकली स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास सिंटेक्स कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, या अगर मैं बोलूँ कमांड होते हैं जो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने अभी तक दो स्टेटमेंट देखी, एक कंसोल डॉट लॉग और एक अलर्ट की। वो क्या करता था, हमारे पास एक अलर्ट, तो हमारे पास एक ब्लॉकिंग वो विंडो लाके हमें अलर्ट का मैसेज शो करता था, और जो कंसोल वाला वो हमारे पास कंसोल में शो करता था। तो हम बहुत सारी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि हमारे जो भी स्टेटमेंट्स होने चाहिए वो एक लाइन पे बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन हर जो स्टेटमेंट है वो हमारी सेमी कॉलन से सेपरेटेड होनी चाहिए। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं एक और कंसोल लॉग लिख सकता हूँ। मैं लिखना चाहूँ तो जितने भी मैं लिखना चाहूँ उनको मैं कॉमा अपने ये आपके सेमी कॉलन सेपरेटेड लिख सकता हूँ। हाँ अगर मैं इसको आप कमेंट कर देता हूँ।
कंट्रोल शिफ्ट हम कमेंट करते हैं। अगर मैं जैसे नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट लाइन के बाद मुझे सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, कि वो जब नेक्स्ट लाइन को खुद ही अज्यूम कर लेता है, या वो खुद ही अपने तौर पे यहाँ पे एक सेमी कॉलन पुट कर लेता है, तो हमें जरूरत नहीं। अच्छा, अगर हम इस तरह करते हैं तो ये रीडेबिलिटी ज्यादा बेहतर बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी रिकमेंड ये किया जाता है कि आप सेमी कॉलन लगा लें तो बेहतर है। हमारे जो मल्टी लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कोड्स होते हैं वो हमारे पास ज्यादा रीडेबल होते हैं, जैसे बनिश्वर इसके कि जो हमने ये ऊपर लाइन देखी थी। अच्छा, सेमी कॉलन को हम हटा भी सकते हैं मोस्ट केसेस में। जब लाइन ब्रेक आ जाती है, जैसे हमारे पास ये हो गया, तो लाइन ब्रेक के केस में वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट, या अगर मैं बोलूँ इम्प्लिसिटली, वो एक सेमी कॉलन उसको कर लेता है, एज्यूम कर लेता है, जिसको हम ऑटोमेटिक सेमी कॉलन इंसर्शन कहते हैं। ये इसका थोड़ा सा टेक्निकल नाम हो गया, जो हमारी एक्मा की लाइब्रेरी में ही दिया हुआ है। उसको हम खोल के देख लेते हैं, हमारी लाइब्रेरी कहाँ है। तो यहाँ पे देखें, ये कहीं ना कहीं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दी गई होगी। स्टैटिक टीवीआर ऊपर ही ले गया, तो मैंने जल्दी से नीचे कर दिया इसको। देखिए, पहले ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद वो उसके काम वगैरह सारे बता देगा। तो जितने भी हमारे पास जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है ना, वो आपके पास इसमें से मिल जाएंगे। ये अभी हमारे लिए काराबाद नहीं है, लेकिन जब हम थोड़े से एडवांस हो जाएंगे तो हमें चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम थे कोड स्ट्रक्चर पे, तो हमने ये देखा कि हमारे पास वो, जो अगर हम सेमी कॉलन हटा भी दें तब भी हमारे पास काम हो जाता है। क्यों? वो नई लाइन को एज अ ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट सेमीकोलन इंसर्ट कर देता है, जिसको हम ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन कहते हैं। ये लेकिन फिर VS कोड के अंदर काम करेगा मेरे ख्याल में, उसके अंदर जुपिटर के अंदर काम नहीं करेगा। जुपिटर में इसको लेके क्यों जाना है? जुपिटर कह रहा हूँ मतलब, ये इस तरह की जो है एडिटर्स, आईडी में भी ये काम करेगा कि सेमी कॉलन के बगैर। भाई देखिए, आपका जावास्क्रिप्ट जहां भी है ना, जहां भी आपकी फाइल का नाम डॉट जेएस है, उसका मतलब ये है कि वही जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो उसके अंदर ये सारे रूल्स फॉलो होंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैटलैब में ये रन तो अलाउ नहीं। रन तो हम ब्राउजर पे या अपने नोड जेएस के एनवायरनमेंट में करते हैं ना, तो रन जहाँ कर रहे हैं तो वहां पे ये हो जाता है। लेकिन हमने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी न्यू लाइन एक सेमीकोलन न्यू न्यू लाइन जो होती है, वो एक सेमीकोलन इंसर्ट कर देती है, लेकिन ये मोस्ट केसेस है, नॉट ऑलवेज। कैसे? अभी हम देख लेते हैं। इसको हम करते हैं कमेंट, और हम आते हैं, हम लिखते हैं अलर्ट। अलर्ट के बाद अगर मैं लिखूं 3+1+2, अब मैं क्या करूं? मैं इसमें ये ले आऊं, तो अब ये तो मेरा काम खराब हो गया। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 5,500। हाँ, अब ये है कि हमारे पास आया होगा एरर। कहाँ गया हमारा इंस्पेक्ट? ये ले, आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या हुआ, इसमें जो आउटपुट होगा 6 होगा। मैं कोड पे आ जाता हूँ वापस, ताकि हम वही देखें। तो हमें सबसे पहले क्या करेगा, ये आउटपुट 3 देगा, ऐसे ही है या नहीं देगा? अलग अलग, हाँ अलग अलग शो नहीं, करेगा, सबका अलग अलग। नहीं,
हमने क्या बोला था कि लाजमी नहीं है कि जब भी न्यू लाइन हो वो सेमी कॉलन इंसर्ट करे। तो अब इस केस में इसने क्या किया, क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट एक ब्रैकेट्स की वजह से। हाँ एग्जैक्टली ब्रैकेट्स की वजह से, वो उसको पता है कि मेरे पास प्लस है, प्लस के बाद कुछ और आना है, तो वो क्या करेगा, वो सेमी कॉलन नहीं लगाएगा, वो उनको ऐड करके हमें 6 रिजल्ट दे देगा। इसीलिए हमारे पास, अच्छा, मैं देखो इसमें जो समझाऊंगा। +2 लिखा हुआ है हम्म। उसके लिए जरूरी है कि वो प्लस किसी भी जगह लिखा जा सकता है, इसका मतलब तो ये है फिर। हाँ ऐसे ही चले, एज फार एज वो एक ब्लॉक के अंदर है ना, तो वहां अच्छा, पे कुछ नहीं इससे होगा। मुझे याद आया कि आर के कोडिंग के अंदर ना प्लस नॉर्मली ये अच्छी सेंस होती है कि वो प्लस जो है ना वो आप लाइन के एंड में जरूर लिखें। जैसे यहाँ पे अगर आर का ये कोड होता तो प्लस हम 1 के बाद लिखते, तो इसमें भी है कोई ऐसा सीन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे असल में वो तो स्टैटिक्स की तरफ चला जाता है ना, ये बिल्कुल अलग ये अलग तरफ की, ये आपकी बेसिकली, अगर हम देखें ना जावास्क्रिप्ट को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें टोटल हम फंक्शन बना बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ नहीं हो रहा होता। ये जब आगे थोड़ा सा चलेंगे तो उसका देखेंगे। तो हमारे इसने क्या किया, हमारे इसने 6 आउटपुट कर दिया। क्यों? जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन इंसर्ट नहीं किया। क्यों? ये ऑब्वियस था कि हमारी कभी भी लाइन प्लस के साथ एंड हो नहीं सकती। ऐसे ही है, तो हमारी 6 कभी क्यों भी दी, कोई तो भी ऐसी, 5 बनते हैं। अच्छा, 6 है, सॉरी। 6 है, ठीक हमारी है। कोई भी लाइन कभी भी प्लस के साथ एंड नहीं हो सकती। जब अगर प्लस है तो प्लस के बाद कुछ और होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है। अब वो जब इनकम्प्लीट है तो वो आगे देखेगा मेरे पास आगे कोई ऑपरेंड अवेलेबल है या नहीं। तो उसने देखा आगे मेरे पास 1 अवेलेबल है, तो फिर उसने देखा कि यहाँ मेरे पास एक और प्लस आ रहा है। अब क्या प्लस हमारे पास कंप्लीट ऑपरेंड पर या ऑपरेशन या स्टेटमेंट बन रहा है, नहीं बन रहा। तो उसने आगे देखा 2 है, अब 2 के बाद आगे कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। तो ये लेकिन कंप्लीट और स्टार्ट ये ब्रैकेट्स की वजह से हुआ ना? हाँ, ब्रैकेट अगर ब्रैकेट हटा भी दूं मैं, तो उसके बावजूद भी ये देखिए हमारे पास जो मैं कोड हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। ओके। लेकिन कुछ जगहों पे ये लाइन ब्रेक ना काम नहीं करता। क्यों? कैसे देख लेते हैं। अलर्ट कहाँ चला गया? अलर्ट की स्पेलिंग, हाँ। वो खुद ही इंटेलिजेंस होता है ना, उससे खुद ही ठीक हो जाता है, या वो बाद में बता रहे। हेलो, मैं करता हूँ, ये लगा देता हूँ, और मैं थोड़ा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाते हैं। सही है, ठीक है। 1,2 डॉट फॉर ईच आ गया। फॉर ईच को क्या करते हैं, अलर्ट। तो अगर अभी हम इसको अभी चलाएं तो हमारे पास क्या आएगा, तो करते हैं, रीलोड कर लेते हैं। हेलो आया, सबसे पहले हमने हेलो लिखा था, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। ठीक है। यहाँ में कोई अभी सोचने की जरूरत नहीं, ये ब्रैकेट्स और फॉर ईच हमारे पास क्या कर रहा है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे सारे आ जाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमारे पास हेलो आया, 1 आया और 2 आया। अब अगर हम सिर्फ एक सेमी कॉलन उड़ा दें तो क्या होना चाहिए यहाँ? ये वैसे ही होगा जैसे हमारे पास हुआ, उसी तरह रन हो जाएगा। अब अगर मैं सेमी कॉलन के बगैर, इनको इसको देख लेते हैं, इसको रिस्टार्ट करते हैं। सही है, हमारे पास एरर आ गई। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ना एरर आ गया कि हमने सेमी कॉलन हटाया, सेमी कॉलन हटाते साथ ही उसका काम खराब हो गया। चौथी लाइन से लाइन नंबर भी बता रहा है। अब अगर मैं सेमी कॉलन वापस ले आऊँ, तो सेमी कॉलन वापस ले आते हैं हम। देखिए सेमी कॉलन आया, वो हमारा एरर हट गया। अगर आप वहां से देखिए, अभी हेलो 1 और 2 और ये आ गया। सही है। तो बास जगह पे अगर हम सेमी कॉलन हटा दें तो वो मामला खराब भी हो जाते हैं, भले आपकी लाइन स्प्लिट भी क्यों ना हो। ऐसे करके, या अगर मैं बोलूँ, मैं इस ब्लॉक को पहले करता हूँ कॉपी, और ऊपर वाले को करता हूँ कमेंट। तो ये ऐसे ही है कि मैं इसको यहाँ साथ लाकर चिपका दूँ।
दोनों हमारे लिए बराबर ही, दोनों हमारे पास एरर देंगे और देंगे। हमें अ, हमने यहाँ पे ये देखा कि लाजमी नहीं है कि हर वक्त जब भी लाइन ब्रेक हो तो हमारे पास सेमी कॉलन आता है, तो कुछ केसेस में वो सेमी कॉलन ओमिट कर देता है। तो ये उन केसेस में से एक है। सो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि जब भी आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो या जब भी आप लाइन टर्मिनेट कर रहे हो तो लाजमी एक हम उसमें सेमी कॉलन लगा दें। हमने कमेंट्स देखिए जो भी मैंने किए सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं, वो किस तरह होते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स आ गए। हम हमें एक की जरूरत नहीं कि हम इसे मल्टीपल चीजें लिख के इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए वो शॉर्टकट क्या है, वो एक कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश या कंट्रोल प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक। यहाँ तक कोई सवाल अभी तक? नहीं। बस सही है, फिर आज यहीं तक रोकते हैं, फिर आगे ना, आगे फिर बाद में देखेंगे।